हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्च के महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं। मार्च महीने में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं। इनमें से जो मुझे ज़रूरी लगी वो मैंने डाउनलोड कर ली हैं। ये भी लगभग 23 के आसपास इंस्ट्रक्शन हैं। इनमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो डेट शीट है। कई डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन के लिए जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है उसकी डेट शीट जारी की है गवर्नमेंट ने। किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होना है ये आप देख सकते हैं। इसमें जैसे एग्रीकल्चर, एक्साइज डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जिस जिस पेपर के एग्ज़ाम्स हैं वो किस किस डेट को होने हैं, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है उनके लिए काम की इंस्ट्रक्शन है ये वो देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो टेरिटरी मिलिट्री से रिलेटेड है। इसके बारे में मुझे भी ये इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही पता चला कि कोई भी सिविल एम्प्लॉई टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकता है। ये टेरिटोरियल आर्मी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आर्मी के साथ साथ सिविलियंस को भी लड़ना पड़े, जैसे कि फ़िलहाल यूक्रेन में चल रहा है, तो उसके लिए हर एम्प्लॉई को जो भी इंटरेस्टेड हो या फिर कोई भी सिविलियन, तो उनको टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं ये। इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट के द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती हैं उसके लिए उसको रिलीव कर दिया जाए और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसको किसी भी तरह से रोका ना जाए। इस लेटर के साथ गवर्नमेंट ने कुछ पुराने लेटर्स फॉरवर्ड किए हैं जो टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड हैं। तो जो भी सिविल एम्प्लॉई टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और ट्रेनिंग लेना चाहता है वो ले सकता है। इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें जो टेरिटोरियल आर्मी का एक्ट होता है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हैं इनमें यही हिदायतें हैं कि किसी भी एम्प्लॉई को रोका ना जाए टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते टाइम या फिर ट्रेनिंग के टाइम पे। बाकी जो भी प्रोसेस है, जो भी एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड हैं, अगर उन्हें और नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो ये टेरिटोरियल आर्मी एक्ट है 1948 का। और इसके अलावा 1948 में ही टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के रूल्स जारी हुए थे। तो ये रूल्स और एक्ट्स पढ़ सकता है अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है तो। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन क्लियर की है एक्स सर्विसमैन की। अगर कोई एक्स सर्विसमैन रिटायर होने के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन करता है और सिविल सर्विस ज्वाइन करने में वो रिजर्वेशन लेता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और अगर वो बिना रिजर्वेशन लिए सिविल नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो उसके बच्चों में से कोई भी उसका एक डिपेंडेंट है जो वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। इस टाइप से ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इनको भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड है। सभी आईएएस ऑफिसर्स हैं जो उनको अपनी जो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन भेजनी होंगी गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है स्पैरो के नाम से। इसके ऊपर सभी आईएएस ऑफिसर्स की पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट भेजी जाएंगी। उसके लिए टाइम शेड्यूल भी जारी किया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एचसीएस की पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। एचसीएस की जो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट भेजने का टाइम शेड्यूल है वो भी गवर्नमेंट ने बताया है इसमें। उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉई स्टेट इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट की पोस्ट पे ट्रांसफ़र बेसिस पे जाना चाहता है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके काम की हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट की पोस्ट पे ट्रांसफ़र बेसिस पे आवेदन मांगे गए हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका पे लेवल है वो FPL 6 है। 9 पोस्ट हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 1 साल असिस्टेंट की पोस्ट पे एक्सपीरियंस हो या फिर 5 साल का क्लर्क का एक्सपीरियंस हो। तो अगर कोई भी क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट पे जाना चाहता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो अपर एज लिमिट को लेकर है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है सभी डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने अपने सर्विस रूल अमेंड नहीं किए हैं तो उनको सर्विस रूल अमेंड करने बारे बोला गया है। गवर्नमेंट ने जो अपर एज लिमिट थी उसको बढ़ा के 42 ईयर्स कर दिया था सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो जिन जिन डिपार्टमेंट ने अपडेट नहीं करवाए हैं अपने सर्विस रूल उनको अपडेट करवाने हैं। इसके रिगार्डिंग मीटिंग होनी थी CS की, तो ये इंस्ट्रक्शन उसी से रिलेटेड इशू की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप ABC की नौकरी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होते थे उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ ग्रुप D में रिजर्वेशन है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की। उसके लिए जो रेट ऑफ रिजर्वेशन है और जो रोस्टर पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं इन इंस्ट्रक्शन में से। और ग्रुप ABC की जो पोस्ट थी उस पर नो रिजर्वेशन है फॉर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। ग्रुप ABC में से किसी भी पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है अब। इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो सिविल सेक्रेटरीट ने अपने ही कर्मचारियों के लिए इशू की थी।
जो हमारा रूल 14 है अलाउंस रूल का, उसके अकॉर्डिंग हमें एचआरए के लिए एक सर्टिफिकेट भर के देना होता है कि हम किसी सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अपने खुद के घर में रहते हैं या फिर हम रेंट पे करते हैं। तो ये जो प्रोफॉर्मे हैं वो उन्होंने अपने स्टाफ से मांगे हैं। अगर आप भी अपने ऑफिस में ये प्रोफॉर्मे लेते हैं जो कि रूल 14 अलाउंस रूल के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद की जो इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 14 पेज की इंस्ट्रक्शन है ये, इसमें गाइडलाइंस हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है अगर हम डिटेल में बात करें तो। किस किस टाइप से इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी इसके लिए, ये सभी बताई है इसमें गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए अगर कभी टाइम हुआ तो हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें टर्म एंड कंडीशन है इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो रिटायर्ड आईएएस या फिर जजेस हैं उनको ऑनरेरियम पे किया जाता है इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। तो उसके लिए ये टर्म एंड कंडीशन बनाई गई हैं। इसमें ऑफिसर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको ऑनरेरियम कितना पे किया जाना है, रेट ऑफ ऑनरेरियम है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें भी। ये भी 12 पेज की इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो अपर एज और लोअर एज लिमिट से रिलेटेड ही हैं। जैसा कि लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि 42 एज अपर एज लिमिट कर दी थी गवर्नमेंट ने, और जो लोअर एज लिमिट है वो 18 ईयर्स की है। तो इन इंस्ट्रक्शन में सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई है कि अपने सर्विस रूल अमेंड करवा लिए जाएँ। और इन इंस्ट्रक्शन के साथ रूल अमेंड करवाने का परफॉर्मा भी अटैच किया है गवर्नमेंट ने। जो एलआर ऑफिस से हमें वेट करवाने पड़ते हैं रूल्स, तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट जारी कर दिया है ताकि उसमें कोई कटिंग ना हो, और जब आप एलआर के पास फाइल भेजें तो इसको वेट कर दे वो। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन है। ये रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन उसके लिए हैं जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था अभी कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनमें भी हरियाणा के रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन मिलेगा। उसके लिए कौन कौन हरियाणा का रेजिडेंट माना जाएगा उसके बारे में क्लियर किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स इंसर्ट किए गए हैं। अगर कोई 5 साल से हरियाणा में रह रहा है या उसका घर है हरियाणा में तो वो हरियाणा का रेजिडेंट माना जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड है, किसको बेनिफिट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अलग से नंबर मिलते हैं एग्जाम्स में, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। अब सरल हरियाणा पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने उसकी कुछ रेफरेंसेस दी गई हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए और किस किस को कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाना है, किस किस टाइप के कास्ट सर्टिफिकेट होंगे ये आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये सर्टिफिकेट सरल हरियाणा पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये भी 7 पेज की इंस्ट्रक्शन है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है। अगर कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा बनेगा, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, तो ये सारी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जैसे आईएएस के वो ऑनलाइन अप्लाई करना था अपनी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट के लिए, वैसे ही एचसीएस को भी अब अपनी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी है। आईएएस के लिए जो स्पैरो पोर्टल था, यहाँ पर एचसीएस के लिए इंट्रा हरियाणा पे पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे उनको अपनी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट भेजनी है और उसके लिए टाइमिंग्स क्या क्या हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। अगर कोई भी किसी एग्ज़ाम देता है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तो किस कैटेगरी को कितने कितने साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की है, बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की है, ये आप देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। तो जो भी अप्लाई करता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए काम की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई है तो उसके लिए रिजर्वेशन क्या क्या होगी उसके बारे में बताया है गवर्नमेंट ने। ये भी 10 पेजेस की इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी काफ़ी कुछ क्लियर किया है गवर्नमेंट ने, जो पुरानी इंस्ट्रक्शन थी उनको चेंज कर दिया है। मार्च के महीने में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी रिजर्वेशन की जो इंस्ट्रक्शन हैं, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप से हों, चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की हों या फिर एक्स सर्विसमैन की हों, काफ़ी सारी रिजर्वेशंस में चेंज किया है। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद जो फरवरी महीने की इंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने बताया था कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है और जिला परिषद का सीईओ है उनकी जो ईसीआर हैं वो उसमें कमेंट्स ज़रूरी होंगे मेयर के और जिला परिषद का जो चेयरमैन है उसके। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर हैं या फिर जॉइंट और एडिशनल सीईओ हैं उनके लिए भी सेम टर्म एंड कंडीशन कर दी है ईसीआर लिखने के लिए। इसमें भी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी मेयर की और जिला परिषद के लिए जिला परिषद चेयरमैन की। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट सीईओ और एडिशनल सीईओ के लिए जारी हुई हैं।
जो उनकी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट लिखी जाएंगी उसमें उनके कमेंट्स होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो ब्रांचेज हैं उसमें किस ब्रांच का क्या काम होगा, और जो सिविल सेक्रेटरीट की ब्रांचेज थी उनको शिफ्ट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। इसकी डिटेल्स हैं, ये ब्रांचेज हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें सभी एम्प्लॉयज़ का कॉमन कैडर करने के लिए ही ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये जितने भी हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है, जितने भी सर्विस रूल हैं, सब इस डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे अब, और सभी एम्प्लॉयज़ भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। इस डिपार्टमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है साल या 2 साल में सभी एम्प्लॉयज़ का कॉमन कैडर कर दिया जाए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टेनो की वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 था 2015 का। इस कैटेगरी में जिसने भी स्टेनो के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस मांगा है गवर्नमेंट ने, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग दी जा सके। जब वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद नई रिक्विजिशन के लिए HSSC को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मेंस रिक्विजिशन ही भेजनी है सभी डिपार्टमेंट्स को। तो ये इन इंस्ट्रक्शन में बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन आपके डिपार्टमेंट्स में पहुंच भी गई होंगी। 5 तारीख से गवर्नमेंट ने दोबारा से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना मैंडेटरी कर दिया है। जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है मार्च महीने की, वो ग्रुप डी के करैक्टर वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। कई डिपार्टमेंट्स में अभी तक जो ग्रुप डी में कर्मचारी लगे थे उनका करैक्टर वेरीफाई नहीं करवाया गया है। तो गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उनके करैक्टर वेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ एनेक्स्चर भी लगाया है CS हरियाणा ने। जिन डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है उनके नाम है इसमें, ये आप देख सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका करैक्टर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप अपना भी करैक्टर वेरिफिकेशन करवा लें। तो ये थी मार्च महीने की सारी इंस्ट्रक्शंस जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इशू की हैं। इनसे अलग भी अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो आपको लगता है कि ज़रूरी थी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।